हेलो स्टूडेंट, माई सेल्फ आशुतोष श्रीवास्तव। लास्ट क्लास में बच्चों हमने जो है एक्सरसाइज 5.1 के क्वेश्चन सॉल्व किए थे। अब इसी क्लास को आगे बढ़ाते हुए हम देखते हैं क्वेश्चन नंबर 26 है एक्सरसाइज 5.1 का। क्वेश्चन है एफ एक्स इक्वल के कॉस एक्स माइनस अपॉन पाई माइनस 2x यदि x नॉट इक्वल टू पाई बाई 2 एंड x इक्वल टू पाई बाई 2। जब x इक्वल टू पाई बाई 2 है तो फंक्शन की जो वैल्यू है वो है 3। तो k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन सतत है। हमें k का मान ज्ञात करना है यदि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन क्या हो, सतत हो। करते हैं क्वेश्चन को। देखिए x बराबर पाई बाई 2 पर x बराबर पाई बाई 2 पर अगर फलन की वैल्यू लिखें तो क्या आएगी, f पाई बाई 2 आ जाएगा 3। x बराबर पाई बाई 2 पर फलन का मान दे रखा है 3। देखिए बच्चों ध्यान से देखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मान सकते हैं आप इसको। अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में बहुत बार रिपीट हुआ है। देखिए इसके बाद क्या करते हैं, LHL फाइंड करें। तो LHL ज्ञात करते हैं। LHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f पाई बाई 2 माइनस h, f पाई बाई 2 माइनस h कर दिया। तो पाई बाई 2 माइनस h मतलब लेस देन पाई बाई 2। अब लेस देन पाई बाई 2 हो या ग्रेटर देन पाई बाई 2, हमारे पास जो फलन है x नॉट इक्वल पाई बाई 2 के लिए दे रखा है। इसका मतलब लेस देन पाई बाई 2 भी इसमें ही आएगा और ग्रेटर देन पाई बाई 2 भी इसमें ही आएगा। इसका मतलब दोनों कंडीशन में जब पाई बाई 2 माइनस एच हो तब भी फलन ये होगा और पाई बाई 2 प्लस एच हो तब भी फलन यही होगा। तो यहाँ पर x की जगह हम रख देंगे पाई बाई 2 माइनस एच। x की जगह पुट कर दिया पाई बाई 2 माइनस एच अपॉन यहाँ है पाई माइनस 2x, x की जगह पाई बाई 2 माइनस एच। क्लियर। तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 k cos पाई बाई 2 माइनस एच। तो देखिए cos पाई बाई 2 माइनस थीटा जो होता है वो होता है साइन थीटा। तो cos पाई बाई 2 माइनस एच हो जाएगा साइन एच अपॉन पाई माइनस 2 को पाई बाई 2 से गुणा करेंगे तो 2 से 2 कैंसिल हो जाएगा, ये आ जाएगा माइनस पाई और इधर यहाँ भी गुणा होगा तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा और 2 इधर मल्टीप्लाई होगा तो 2h हो जाएगा। पाई से पाई कैंसिल हो गया, ये बन गया लिमिट h टेंड्स टू 0 k अपॉन 2। k बाई 2 को अलग लिख देते हैं और साथ में देखिए ये बन गया हमारा साइन h बटे h। इसको हम साइन h अपॉन h लिख सकते हैं। अब देखिए हम जानते हैं कि लिमिट डिस्ट्रीब्यूट हो जाती है, लेकिन यहाँ लिमिट डिस्ट्रीब्यूट करने की जरूरत नहीं। k बाई 2 तो कांस्टेंट है तो k बाई 2 को हम लिमिट से बाहर लिख सकते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन h अपॉन h बन गया ये, क्योंकि हम जानते हैं कि लिमिट h टेंड्स टू 0, h की जगह x ले लेते हैं। लिमिट h टेंड्स टू 0 साइन x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। 11th क्लास में हमने पढ़ा था लिमिट h टेंड्स टू 0 sin x अपॉन x की वैल्यू होती है 1। तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0 sin h अपॉन h हो जाएगा 1। इसका मतलब k बाई 2 गुणा में 1, ये हो गया k बाई 2। क्लियर। तो ये तो आ गया हमारा LHL। अब LHL के बाद क्या RHL ज्ञात करें या नहीं। देखिए RHL की जरूरत नहीं है क्योंकि क्वेश्चन में बोला गया है कि k का मान ज्ञात कीजिए यदि x बराबर पाई बाई 2। यदि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन क्या है, सतत है। तो सतत है इसका मतलब LHL बराबर RHL बराबर बिंदु पर फलन का मान होना चाहिए। तो इसका मतलब यह है कि LHL और बिंदु पर फलन का मान भी बराबर होगा। तो हमें RHL की जरूरत नहीं है, तो हम लिखेंगे चूंकि x बराबर पाई बाई 2 पर फलन सतत है अतः LHL बराबर f
π/2। LHL का मान कितना है बच्चों, k/2 और π/2 है 3, तो ये हो गया k/2 बराबर 3। इसका मतलब k का मान हो गया 6। क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 34। देखिए क्वेश्चन है f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ x प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 द्वारा परिभाषित फलन f के असांतत्य के बिंदु ज्ञात कीजिए। तो देखिए इसमें हमें बिंदु पर फलन का अलग अलग मान नहीं बता रखा है, तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें एक फलन बनाएंगे और फलन बनाने के लिए हम पहले एक फॉर्मेट फॉलो करते हैं। ठीक है, तो देखिए फॉर्मेट में लिखा हूं, उसको ध्यान से देखिएगा। जैसे हमने लिख लिया f(x) बराबर मॉडुलस ऑफ x माइनस अल्फा प्लस मॉडुलस ऑफ x माइनस बीटा, जहां अल्फा छोटा है बीटा से, मतलब अल्फा लेस देन बीटा है। तो अगर इस फॉर्मेट से इसको कंपेयर करें तो क्या होगा, अल्फा का मान आएगा 0 और बीटा का मान आएगा 1। क्लियर है? अब देखिए क्या अल्फा बीटा से छोटा है, बिल्कुल 0 है, और बीटा 1 है, तो इसका मतलब अल्फा बीटा से छोटा है। अगर इस तरह की कंडीशन बन जाती है, बिल्कुल बनेगी, हर क्वेश्चन में बनेगी, तो इस तरह से हमें चेंज करना रहेगा। इस तरह से हम क्या करेंगे, फलन का मान याद करेंगे, और फलन का मान याद करने के लिए सबसे पहले हम लिख लेंगे x लेस देन इक्वल अल्फा, मतलब x लेस देन इक्वल अल्फा पर फलन का मान याद करेंगे हम। इस फॉर्मेट के लिए मैं लिख रहा हूं पहले, फिर इसकी सहायता से हम मान याद कर लेंगे। क्लियर? फिर क्या करेंगे, अल्फा लेस देन x लेस देन इक्वल बीटा पर मान याद करेंगे, तो यहां पर भी फलन का कुछ ना कुछ मान मिलेगा बच्चों। और x ग्रेटर देन इक्वल, ग्रेटर देन बीटा कर दो या इक्वल कर दो, ग्रेटर देन बीटा, इक्वल यहां ले लिया है तो यहां लेने की आवश्यकता नहीं है, तो x ग्रेटर देन बीटा पर भी हमें फलन का मान मिलेगा। इस तरह से ये फलन बन जाएगा, और फलन बनने के बाद जैसे हम क्वेश्चन सॉल्व किया करते थे बच्चों, उसी तरह से सॉल्व करना है, कोई नई बात नहीं है, लेकिन ये आपको ध्यान से बनाना आ जाना चाहिए। क्लियर? अब देखिए बनाते हैं, ध्यान से देखिएगा। अल्फा लेस देन बीटा था, अल्फा का मान 0 था और बीटा का मान 1 था, तो इस फॉर्मेट को फॉलो करते हुए पहले ये लिख लेते हैं हम, f(x) बराबर बन जाएगा x लेस देन इक्वल 0, 0 लेस देन x लेस देन इक्वल 1, और यहां बन जाएगा x ग्रेटर देन 1। अब यहां पर फलन के मान क्या आएंगे, वो है ध्यान रखने वाली बात और समझने वाली बात। एक तो ये बात थी कि कैसे लिखना है, इसके बाद आप फलन के मान कैसे लिखे जाएं। देखिए x का मान लेस देन 0, इक्वल पर नहीं सोचिएगा, इक्वल पर सोचेंगे तो कंफ्यूज हो जाएंगे और कभी कभी मान मिस्टेक हो जाएगा, प्लस माइनस का 0 आ गया या कुछ आ गया तो आपको दिक्कत आएगी। ठीक है, तो x लेस देन 0 की बात कर रहे हैं। जब x लेस देन 0 है, तो अगर यहाँ मैं x लेस देन 0 मतलब x का मान 0 से छोटा है, तो कोई भी एक 0 से छोटी वैल्यू अगर मैं यहाँ रख दूं, तो 0 से छोटी वैल्यू सपोज -π/2 -1/2 हमने रख दी। अब -1/2 अगर इसमें रखी तो मैं मॉडुलस सॉल्व करने की बात नहीं कर रहा हूँ, सिर्फ और सिर्फ मॉडुलस के अंदर जो वैल्यू रही सॉल्व करने के बाद वो माइनस में रही या प्लस में, माइनस में रही। तो अगर माइनस में रहती है तो हम माइनस के साथ लिख देंगे इसको, और माइनस में न रहकर प्लस में रहती है तो एज इट इज जो लिखा होगा वो लिख देंगे। तो -1/2 रखी तो -1/2 ही रहेगी, मॉडुलस सॉल्व करने के लिए कह रहा हूं, ध्यान दीजिएगा। ओके, तो माइनस में क्यों लिखी, देखिए उसका कारण है कि मॉडुलस ऑफ x जो होता है x लेस देन 0 पर होता है -x। क्लियर? तो यहाँ -1/2 रखने पर -x बनेगा। क्लियर? अब यहाँ पर वही वैल्यू -1/2 पुट कर रहा हूं, तो -1/2 -1 को सॉल्व करेंगे तो -3/2 आएगा। वैल्यू कुछ भी है हमें उससे मतलब नहीं है, लेकिन क्या माइनस में वैल्यू आ रही है? बिल्कुल आ रही है। अगर माइनस में वैल्यू आ रही है तो हमें जो इसके बाहर माइनस लगाकर लिखना पड़ेगा, ब्रैकेट यूज करिएगा क्योंकि फलन x -1 है। ओके, अब यहाँ प्लस था तो बाहर क्या लगा दें, माइनस लगा दें। ध्यान से समझेंगे आपको सब समझ में आएगा। मॉडुलस ऑफ x की जो मैथमेटिकल डेफिनेशन होती है उसको आप रिवाइज करिए माइंड में कि x लेस देन 0 होता है तो -x होती है,
और x ग्रेटर देन इक्वल 0 होता है तो एज इट इज मतलब x होता है। ओके, तो वही हम यहाँ फॉलो कर रहे हैं। अब x का मान 0 से बड़ा और 1 से छोटा, तो प्लस 1/2 ले लें, इजी वे में सोल्व हो जाएगा, पॉइंटों में चक्कर में नहीं पड़ना है हमें, ठीक है। तो 1/2 ले लेते हैं। अब यहाँ 1/2 रखें तो वो पॉजिटिव रहेगा या नेगेटिव होगा? पॉजिटिव रहेगा, तो x का x लिख दिया हमने। अब यहाँ 1/2 रखें तो 1/2 -1 को सोल्व करेंगे तो -1/2 आएगा या नहीं? बिल्कुल आएगा। तो -1/2 क्या है? नेगेटिव, तो हमें इसके बाहर नेगेटिव साइन लगा के x -1, ध्यान रखिए ब्रैकेट में लिखिएगा नहीं तो गलत हो जाएगा। ब्रैकेट में नहीं लिखा तो साइन अलग हो जाएंगे, चिन्ह अलग हो जाएंगे, तो वो गलत हो जाएगा। ओके, अब इसके बाद है जब x का मान ग्रेटर देन 1, तो 1 ग्रेटर देन 1 मतलब 2 ले लें, तो 2 पुट करें तो क्या होगा? यहाँ पर 2 पुट कर रहे हैं तो प्लस का आ रहा है, बिल्कुल x लिख दिया। 2 - 1 आएगा, प्लस का आएगा, इसका मतलब ये भी प्लस में लिख दिया, लेकिन ब्रैकेट तो हम यूज हमेशा करेंगे। ओके, तो अब हमें फलन के मान मिल गए। f(x) का मान आ गया -x - 2x + 1, x < 0 and 0 x < 1 पर x से x कैंसिल हो जाएगा, +1 आ जाएगा, और x ग्रेटर देन 1 पर x और x 2x - 1 हो जाएगा। तो क्लियर है, ये हमारा फलन बन गया। अब फलन बनने के बाद हम क्या करते थे? जो भी बिंदु पर हम मान ज्ञात कर सकते हैं, जिन बिंदुओं पर हम मान मतलब LHL, RHL और बिंदु पर फलन का मान ज्ञात कर सकते हैं, तो उन पर हम सातत्यता चेक करेंगे। ओके, तो यहाँ पर देखिए x बराबर 0 पर भी और x बराबर 1 पर, दोनों पर हम सातत्यता चेक करेंगे कि फलन सतत है या नहीं। करते हैं, सबसे पहले कर रहे हैं x बराबर 0 पर। x बराबर 0 पर f0 का मान कितना है? f0 का मान, f0 पर फलन है -2x + 1, तो यहाँ पर -2x की जगह हमने रख दिया 0 + 1, तो ये मान आ गया हमारे पास 1। क्लियर है? इसके बाद f0 निकाल लिया हमने, अब निकालेंगे LHL, निकाल लेते हैं LHL। लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 - h, और f0 - h का मतलब है <0, और <0 के लिए जो फलन है वो है हमारे पास -2x + 1। तो x के स्थान पर यहाँ क्या रखते हैं? 0 - h, x की जगह हमने 0 - h रख दिया +1, तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0 माइनस मतलब +2h हो जाएगा +1, और h टेंड्स टू 0 अगर पुट कर दें तो ये हो जाएगा हमारा 1 हो जाएगा। क्लियर है? ये बनेगा। अब ये भी बने, ये भी बने, इसका मतलब RHL भी ज्ञात कर लेते हैं। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f0 + h, f0 + h करेंगे तो ये लिमिट h टेंड्स टू 0, और 0 + h का मतलब क्या होगा? ग्रेटर देन 0, और ग्रेटर देन 0 के लिए जो फलन है वो है हमारे पास 1। 0 + h के लिए फलन क्या है? ग्रेटर देन 0 के लिए 1 है, तो डायरेक्ट हम लिख देते हैं यहाँ पर 1। ये हमारा LHL, RHL और बिंदु पर फलन का मान बराबर आ गया। इसका मतलब हम लिख सकते हैं कि x बराबर 0 पर फलन क्या है? सतत है। अतः x बराबर 0 पर फलन सतत है। अब इसके बाद हम क्या करेंगे? x बराबर 0 पर कर लिया, इसके बाद x बराबर 1 पर सातत्यता चेक करेंगे। x बराबर 1 पर, तो f1 का मान क्या आएगा बच्चों? f1, x बराबर 1 पर फलन है 1, तो f1 का मान हो गया 1। इसके बाद LHL ज्ञात कर लेते हैं। LHL आ जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 - h, f1 - h का मतलब है <1, और <1 पर वैल्यू है हमारे पास 1, तो ये भी 1 आ गया। इसके बाद RHL ज्ञात करेंगे। RHL लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 + h, और f1 + h करेंगे तो ग्रेटर देन 1 बनेगा। ग्रेटर देन 1 के लिए फलन है हमारे पास 2x - 1, तो यहाँ पर 2x - 1 में हम
x के स्थान पर 1 प्लस h रख देंगे और -1। देखिए ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0, मल्टीप्लाई कर दें अंदर तो ये हो जाएगा 2 प्लस 2h माइनस 1। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0, 2 माइनस 1, 1 प्लस 2h और h इक्वल टू 0 पुट कर दें तो ये हो जाएगा 1। क्लियर? देखिए LHL का मान 1, यहाँ RHL का मान 1 और बिंदु पर फलन का मान 1। तो हम लिख सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन सतत है। अतः हम कह सकते हैं कि असांतत्य का कोई भी बिंदु उपस्थित नहीं है। 0 और 1 दोनों पर ही सतत है, इसका मतलब असांतत्य का कोई भी बिंदु उपस्थित नहीं है। देखिए अच्छा क्वेश्चन है, ये भी इंपॉर्टेंट है और लास्ट ईयर इस टाइप का क्वेश्चन एग्जाम में आया भी है बच्चों। नेक्स्ट टॉपिक है हमारा अवकलनीयता। अवकलनीयता की बात कर लेते हैं। देखिए अवकलनीयता क्या होता है? कोई फलन f(x) अवकलनीय होगा यदि और केवल यदि बिंदु P पर एक ही स्पर्श रेखा स्थित हो। देखिए बच्चों, कोई वक्र है, कोई फलन होगा f(x), उसका वक्र बनाएंगे। तो जैसे कोई फलन f(x) था, उसका वक्र हमने मान लिया इस तरह से बना। ये जो वक्र है वो फलन f(x) का वक्र बना दिया। अब एक यहाँ जीवा ले ली हमने PQ और एक PR ले ली, दो जीवाएं ले ली जिसकी ये बिंदु P है, उसकी मूल बिंदु से दूरी कितनी है? x है। समझ है जो अवकलनीय होता है वो अवकलनीयता का ज्यामितीय रूप क्या होता है? वैसे तो कुछ नहीं है, फॉर्मूला बेस है, बाद में फॉर्मूला का यूज करके हम सॉल्व कर देंगे। ठीक है। अब यहाँ पर ये दो जीवाएं ले ली। अब ये दो जीवाएं में यहाँ ये जो दूरी है x अक्ष पर, ये यहाँ से यहाँ तक की बिंदु P की दूरी है x, तो इसके बिंदु P के निर्देशांक हो गए x और y निर्देशांक हो गया f(x). इसी तरह से ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक h है, ये यहाँ से यहाँ तक की दूरी h है, तो ये टोटल दूरी कितनी हो गई? x प्लस h हो जाएगी और x प्लस h हो जाएगी। तो ये जो Q के निर्देशांक है वो हो जाएंगे x प्लस h और f(x) प्लस h, y निर्देशांक हो जाएगा f(x) प्लस h। इसी तरह से एक बिंदु R जो लिया हमने, उसकी दूरी यहाँ से h थी, तो इससे ये टोटल दूरी x है और यहाँ से यहाँ तक की h है, तो ये कितनी हो जाएगी? x माइनस h हो जाएगी। तो इसके निर्देशांक बिंदु R के निर्देशांक हो गए x माइनस h और f(x) माइनस h। देखिए हमने कहा है कि बिंदु P पर एक ही स्पर्श रेखा स्थित हो। तो अभी ये तो जीवा है, अब ये जीवा से स्पर्श रेखा में कन्वर्ट कैसे होगी? जब ये जो बिंदु Q है वो किधर अग्रसर हो? बिंदु P की ओर अग्रसर हो। इसी तरह से बिंदु R किधर अग्रसर हो? बिंदु P की ओर अग्रसर हो। अगर ये दोनों टेंड्स टू P हो जाए, मतलब इसकी ओर बढ़ने लग जाए, तो क्या होगा? ये जीवाएं खत्म होकर ये सिर्फ और सिर्फ एक स्पर्श रेखा रह जाएगी और एक स्पर्श रेखा रह जाएगी, तो हम कह देंगे कि ये अवकलनीय है। अब देखिए एक स्पर्श रेखा रह जाएगी, कैसे कहेंगे कि ये एक ही स्पर्श रेखा है? अगर हम PQ का ढाल ज्ञात करें। देखिए यहाँ पर कंफ्यूज नहीं होइएगा, h एक माइनर वैल्यू है, बहुत छोटी वैल्यू है, लेकिन हमने समझने के लिए इसको काफी गैप में लिया है। ये इतनी दूर नहीं है, बहुत पास में है। ठीक है, ऐसे ये x माइनस h बहुत दूर नहीं है, बहुत पास में है। ठीक है, लेकिन समझने के लिए हमारा कर्व अच्छी तरह बन सके, इसलिए हमने इस तरह से इसको दर्शाया। तो क्या इसका जो हम P का ढाल ज्ञात करेंगे वो इस कंडीशन में और इस कंडीशन में दोनों में इक्वल आ जाता है, तो हम कह देंगे कि फलन अवकलनीय। भाई एक रेखा जो बनेगी बिंदु P पर, जो स्पर्श रेखा होगी वो एक ही है। कैसे डिसाइड होगा? जब दोनों जो दो स्पर्श रेखा हम कह रहे हैं, भाई PQ से एक स्पर्श रेखा कहलाएगी, यहाँ पर ऐसे PR से भी एक स्पर्श रेखा कहलाएगी, तो हम ये मान के चलते हैं कि दोनों का ढाल अगर बराबर आ गया तो हम कह देंगे कि ये फलन अवकलनीय है। ठीक है, क्लियर है बच्चों? अब देखते हैं अगर हमें क्वेश्चन दिया होगा तो क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे कि हम ज्ञात कर सकें कि ये फलन अवकलनीय है या नहीं। देखिए लिखा हुआ है
कोई फलन किसी बिंदु x बराबर a पर अवकलनीय होगा यदि LHD बराबर RHD। LHD क्या होता है? लेफ्ट हैंड डेरिवेटिव और RHD क्या होता है? राइट हैंड डेरिवेटिव। ओके, इसको LF' a लिख सकते हैं, इसको RF' a लिख सकते हैं। LF' a लिमिट h टेंड्स टू 0 f a माइनस h माइनस f a अपॉन माइनस h, जहां पर a क्या है? बिंदु है। ओके, इसी तरह से यहां पर बनेगा RF' या RHD क्या है? लिमिट h टेंड्स टू 0 f a प्लस h माइनस f a अपॉन h। देखिए ये कोई अलग बात नहीं है, ये जो यहां पर थी वही है भाई, इधर टेंड्स टू 0 हो गया ना, q टेंड्स टू 0, भाई ये डिस्टेंस नहीं बचेगी तो टेंड्स टू 0। इसी तरह से ये टेंड्स टू 0, मतलब h टेंड्स टू 0 हो रहा है दोनों में, यहां भी x प्लस h है, यहां भी x माइनस h है, तभी तो ये बिंदु यहां पर आएगा। क्लियर? दूसरी बात, अगर आप ढाल ज्ञात करके देखें तो अगर ढाल ज्ञात करें तो क्या बनता है? ढाल आपको याद हो तो 11th क्लास में फॉर्मूला होता था m बराबर y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1। तो x से x कैंसिल हो जाएगा, क्या ये मिल जाएगा? बिल्कुल मिलेगा, करके देख लीजिएगा, यही मिलेगा। और लिमिट h टेंड्स टू 0 क्यों लिखा वो मैंने आपको बता दिया। इसी तरह से इसमें कर लेंगे y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, x से x कट जाएगा, क्या बच जाएगा? माइनस h बच जाएगा। तो इस तरह से ये हमारा LHD और RHD आता है। तो किसी भी क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए अगर LHD और RHD बराबर आ जाएंगे तो हम कह देंगे कि वह फलन जो है अवकलनीय है। जो भी बिंदु हमें दिया हुआ है, यहाँ पर x बराबर है a है तो हम x बराबर a की बात कर रहे हैं, वहां पर जो भी क्वेश्चन में हमें बिंदु दिया होगा उसके लिए हम कह देंगे कि ये इस बिंदु पर फलन अवकलनीय है। तो अब करके देखते हैं इसके क्वेश्चन। देखिए इसके जो क्वेश्चन है बच्चों वो 5.1 में नहीं है, 5.2 में है। तो हम 5.2 में क्वेश्चन नंबर 9 करके देखते हैं। 9 और 10 जो क्वेश्चन है 5.2 के वो अवकलनीयता के हैं। ठीक है, 5.2 का क्वेश्चन नंबर 9 है f(x) इक्वल मॉडुलस ऑफ x माइनस 1 x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है और x अवयवे r। क्वेश्चन नंबर 9 इसलिए डायरेक्ट कराया है क्योंकि अवकलनीय वाले ही क्वेश्चन सिर्फ इस क्लास में करा रहा हूं, बाकी और जो क्वेश्चन है वो आपको सेपरेटली 5.2 एक्सरसाइज के नाम से मिल जाएंगे। देखिए x बराबर 1 पर अवकलनीय नहीं है, तो अवकलनीय नहीं है ये तो इसलिए बोल दिया, इसका मतलब LHD और RHD बराबर नहीं आएंगे। तो हमें LHD और RHD ज्ञात करने हैं। देखिए LHD बराबर लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h हो जाएगा, fa माइनस h माइनस fa होता है, तो fa का मान कितना है? 1 अपॉन माइनस h। देखिए एक काम करते हैं, f1 निकाल लेते हैं पहले। f1 का मान कितना आएगा? यहाँ 1 रख दें तो 1 माइनस 1 0 हो जाएगा, इसकी जरूरत रहेगी इसलिए हम यहाँ पर निकाल दें। ध्यान रखिएगा जो सांतत्यता होती है उसमें LHL RHL और बिंदु पर फलन का मान ज्ञात करते हैं, मतलब 3 मान बराबर आने चाहिए, और यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ LHD और RHD बराबर आने चाहिए। ठीक है, तो ये कर दिया। अब इसके बाद लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h, इसका मतलब x के स्थान पर क्या रख दें? 1 माइनस h रख दें। क्लियर है? तो यहाँ रख दिया 1 माइनस h माइनस 1 अपॉन माइनस f1 का मान कितना है? 0 अपॉन माइनस h हो जाएगा। तो ये हो गया लिमिट h टेंड्स टू 0। देखिए 1 से ये 1 कैंसिल हो जाएगा, माइनस h बचेगा और माइनस h में मॉडुलस है तो प्लस का h हो जाएगा, इसका मतलब प्लस h अपॉन माइनस h। तो यहाँ पर हमारा मान जो आएगा LHD का वो आएगा माइनस 1। क्लियर? अब हम RHD ज्ञात करेंगे। देखिए RHD ज्ञात करते हैं, तो RHD ज्ञात करेंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन h। क्लियर? अब f1 प्लस h करें तो क्या होगा? f1 प्लस h, यहाँ पर x के स्थान पर फलन में 1 प्लस h रख देते हैं तो ये हो जाएगा 1 प्लस h माइनस 1
माइनस फलन का मान कितना है 0 है अपॉन h हो जाएगा, 1 से 1 कैंसिल और लिमिट h टेंड्स टू 0 और ये हो जाएगा h अपॉन h, ये कितना आ जाएगा 1 आ जाएगा। क्लियर है? देखिए LHD का मान आया -1 और RHD का मान आ रहा है +1, इसका मतलब हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। तो यहाँ पर यही पूछा था, तो आप लिख दीजिएगा कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में बोला गया है f(x) बराबर महत्तम पूर्णांक ऑफ x। महत्तम पूर्णांक ऑफ x जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन होता है वो मैंने आपको स्टार्टिंग में बताया था, ग्राफ भी बना के बताया था, तो ध्यान रखिएगा उसी पर बेस है। क्योंकि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है तो वो हमें ध्यान होना चाहिए कि क्या हम करते थे। x बराबर 1 और x बराबर 2 पर अवकलनीय नहीं है, ये बताना है। हम किसी एक पर करके बता देता हूँ, मैं आपको किसी एक पर करके बता देता हूँ, फिर उसके बाद क्या करेंगे आप, जैसे x बराबर 1 पर अगर मैं बता दूं तो आप x बराबर 2 पर करके देख लीजिए। करते हैं x बराबर 1 पर। x बराबर 1 पर हो जाएगा, f1 ज्ञात कर लेते हैं पहले। f1 कितना आएगा, ग्रेटेस्ट इंटीजर ऑफ फंक्शन ऑफ 1 की वैल्यू कितनी होगी 1 होगी। अब LHD ज्ञात करते हैं, LHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 माइनस h माइनस f1 अपॉन माइनस h, f1 माइनस h यहाँ रखें तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन ऑफ 1 माइनस h। f1 की वैल्यू कितनी है 1 अपॉन माइनस h। देखिए लिमिट h टेंड्स टू 0 और 1 माइनस h, वो भी महत्तम पूर्णांक फलन में, तो 1 माइनस h करेंगे तो 0.99 समथिंग आएगा। इसका मतलब इसका मान कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा। और यहाँ -1 ऑलरेडी है अपॉन माइनस h, और h टेंड्स टू 0, h की जगह 0 पुट करें तो 1/0 कितना हो जाएगा इनफाइनाइट हो जाएगा। इसी तरह से RHD ज्ञात कर रहे हैं, तो RHD लिमिट h टेंड्स टू 0 f1 प्लस h माइनस f1 अपॉन प्लस h कर देंगे तो ये हो जाएगा लिमिट h टेंड्स टू 0 1 प्लस h, अगर यहाँ पुट करें तो ये हो जाएगा ग्रेटेस्ट इंटीजर 1 प्लस h। f1 का मान कितना है 1 है अपॉन h। अब देखिए ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन जो है उसमें 1 प्लस h, तो 1 प्लस h का मान क्या हो जाएगा 1 हो जाएगा, क्योंकि 1.99 समथिंग क्या होता है 1 प्लस h का मतलब क्या हो जाएगा 1.001 समथिंग, तो ये इसका मान हो जाएगा 1 माइनस 1 अपॉन h। क्लियर? तो ये 1 माइनस 1 कैंसिल हो जाएगा, इसका मतलब 0 अपॉन h बनेगा और 0 अपॉन h की जो वैल्यू होगी वो क्या होगी 0 होगी। इसका मतलब LHD नॉट इक्वल टू RHD, अतः हम कह सकते हैं कि x बराबर 1 पर फलन अवकलनीय नहीं है। सेम इसी तरीके से आप x बराबर 2 पर अवकलनीयता चेक कर लीजिएगा। आई थिंक आपको क्लियर हो गया होगा, समझ में आ गया होगा। तो थैंक यू सो मच।